हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन 241 फंडामेंटल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि 6 दिन कम्युनिटी के नए सिलेबस के अनुसार आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन ब्रीफ में, मतलब समझेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। तो शुरुआत तो करेंगे हम कि एक्सटेंशन क्या है और एजुकेशन क्या है और एजुकेशन के टाइप्स कौन से, जैसे फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिर हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बाद में एक्सटेंशन प्रोसेस कैसे होती है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सटेंशन प्रोसेस प्रोसीजर कैसी है। उसके बाद में हम समझेंगे कि प्रोग्राम प्लानिंग और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। अगर हमें एक्सटेंशन में कोई प्रोग्राम करना है तो कैसे डिसाइड करें, कैसे एनालाइज करें, ऑब्जेक्टिव्स कैसे करें, और उसके बाद में एक्सटेंशन सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो ये है आज के वीडियो का पूरा ब्रीफ। अब हम समझेंगे एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, उसे कहते हैं एजुकेशन। मतलब कुछ बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज लाने को हम कह सकते हैं एजुकेशन, उसकी प्रोसेस को हम कह सकते हैं एजुकेशन। या फिर एजुकेशन इसे भी कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर में 3 कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट है नॉलेज, जो चीजें हम जानते हैं वो, या जानकारी लेते हैं जिसके बारे में, वो नॉलेज। फिर आता है एटीट्यूड, मतलब जो हमें फील होता है किसी चीज, इंसान या फिर सिचुएशन के बारे में हमें कैसा फील होता है, वो हमारा एटीट्यूड हो गया। फिर आता है स्किल्स, जो काम हम करते हैं। तब जब स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज में कुछ डिजायरेबल चेंज हम लाने की कोशिश करते हैं, या तो एक में या एक में से ज्यादा चीजों में हम डिजायरेबल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कह सकते हैं एजुकेशन। तो बिहेवियर के 3 कंपोनेंट्स है, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। नॉलेज जो है वो कॉग्निटिव है, मतलब जो चीज़ें हम अपने सेंसेस के थ्रू समझते हैं, अपने एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से, उसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव। तो नॉलेज क्या हो गया? हम समझते हैं नॉलेज में फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन, सारा जो एनवायरनमेंट है उसे समझेंगे हम हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस से, जिसे हम नॉलेज कहते हैं। फिर आता है बिहेवियर में चेंज में एटीट्यूड, अफेक्टिव, मतलब एन एटीट्यूड इज लूजली डिफाइंड बाय फीलिंग, हमारी क्या फीलिंग है किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या सिचुएशन या आइडिया की तरफ, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड, जो कि अफेक्टिव होता है, जो अफेक्ट करता है हमारा बिहेवियर। फिर आता है स्किल्स, मतलब एबिलिटी टू डू थिंग्स, मतलब कुछ भी साइकोमोटर, मतलब माइंड और बॉडी को कंट्रोल करके कुछ काम हम कर रहे हैं, मतलब हमारा हाथ हम हिला रहे हैं, मैं अपने हाथ से माउस हिला रहा हूँ, तो दैट इज साइकोमोटर स्किल्स, समझना। तो इन तीनों चीजों में हम जब हम चेंज करते हैं कुछ डिजायरेबल चेंज, उसे हम एजुकेशन कह सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। कितने टाइप्स ऑफ एजुकेशन है? वैसे तो सोसाइटी में बहुत टाइप ऑफ एजुकेशन आपको दिखेंगे, जैसे चाइल्ड एजुकेशन जो बच्चों को हम देते हैं, फिजिकल एजुकेशन जिसमें हम हमारी बॉडी पर ध्यान देते हैं, मतलब योगा, उसके बाद में जिम, रनिंग, सिटअप्स, ये सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन में आई। फिर आता है अडल्ट एजुकेशन, जो एजुकेशन हम अडल्ट लोगों को देते हैं, यंग लोगों को। फिर आता है टेक्निकल एजुकेशन, जैसे एग्रीकल्चर भी एक टेक्निकल एजुकेशन हो गया, क्योंकि इसमें एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर, ये सब एक टाइप ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। फिर आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में जो आईसीएमआर है इंडिया का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो इन्वॉल्व होता है। मतलब हेल्थ एजुकेशन जैसे डॉक्टर बनना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक डॉक्टर बनना, एमबीबीएस वाले, वो सारी हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है। फिर आता है एजुकेशन इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, आर्ट्स, वो हो गया एजुकेशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में 3 टाइप ऑफ एजुकेशन है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, जो एजुकेशन आप अपने स्कूल कॉलेज में लेते हैं, जिससे आपको एक डिग्री मिलती है या फिर डिप्लोमा मिलता है, वो हो गया फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, थ्रू आउट द लाइफ आप लेते हैं, आप समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, तो उससे आप क्या सीखते हैं कि दोस्त ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी धोखा दे सकते हैं। तो इस लर्निंग को इनफॉर्मल एजुकेशन बोलता है, क्योंकि
ये स्कूल में नहीं होता, ये रिलेशनशिप्स में होता है, ये फैमिली में होता है, और ये हमारे डेली लाइफ में होता है। ये हो गया हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब सिंपल टर्म्स में समझे कि हमारी जो ऑडियंस होगी वो सिलेक्टेड होगी। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब हमारे ट्रेनर्स जो एक्सटेंशन वर्कर्स होंगे वो किन को ट्रेन करेंगे, फार्मर्स को। या फिर एक्सटेंशन वर्कर्स किसको ट्रेन करेंगे, कोई सिलेक्टेड इंडिविजुअल होंगे, और उनको हम ट्रेन करेंगे या उनको एजुकेशन देंगे। इसको डीप में हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब आया फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का अर्थ क्या है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी ही होगी, चेंज नहीं होगी, और सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे एग्रीकल्चर, फिर हो गया साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फोकस सब्जेक्ट पर है। फुल टाइम है, मतलब दूसरा कुछ काम इसके साथ आप नहीं कर सकते। फिर आता है सिक्वेंशियल, एक के बाद एक ही होगा। हायरार्की स्ट्रक्चर्ड, जैसे पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 10th स्टैंडर्ड, फिर 12th स्टैंडर्ड, फिर हम डिग्री करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। तो ये सारा हायरार्की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड है। फिर लीडिंग टू सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, तो जिस इंस्टीट्यूशन से आपको डिग्री या डिप्लोमा मिल रहा है, जैसे कि एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वो हो गया आपका फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, मतलब एक के बाद एक ही आप जा सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते। वी हैव टू गो बाय दिस हायरार्की, नीचे से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। फिर फुल टाइम एजुकेशन, पूरा टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। फिर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको इसमें मिलेगी, और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो जैसे जैसे आप स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पीएचडी आप करते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन बढ़ते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट से 10th तक कोई सब्जेक्ट होगा, फिर 11 12th में आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, ठीक है। फिर अगर आप साइंस में जाते हैं तो उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स है, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमबीबीएस, बीएससी एग्रीकल्चर, और आएगा फिर बी फार्म, ये सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। तो एग्रीकल्चर में आप आएंगे तो फिर उसमें भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जैसे एग्रोनॉमी, तो आप एमएससी एग्रोनॉमी में कर सकते हैं, एक्सटेंशन में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एमएससी करने के बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में क्या होगा, और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। मतलब आप पीएचडी तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्पेसिफिक प्रोसेस पे, जैसे टीचिंग प्रोसेस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी में स्पेशलाइज हो सकते हैं। आईसीटी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइज हो सकते हैं, एग्रो टूरिज्म में स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। फिर आता है रनिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी, तो नीचे से ऊपर तक आप जा सकते हैं। फिर आता है क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड सिस्टम, मतलब ग्रेड्स आपको मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और नीचे से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फॉर्मल एजुकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम समझेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक्सटेंशन क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एनी ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल एक्टिविटी है जो फॉर्मल सिस्टम के कंप्लीटली बाहर है, और यहाँ पर हमारे जो लर्निंग पीपल है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उन्हीं के साथ हम एजुकेशन उनको देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सटेंशन एजेंट हूँ तो मुझे फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नॉलेज है कॉटन का, तो कॉटन ग्रोवर्स, कॉटन फार्मर्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे, उनके साथ मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटी, मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड पीपल, रिलेवेंट पीपल को नॉलेज देना। ऑन द बेसिस ऑफ किस पर देंगे हम, नीड्स एंड नीड ऑफ कॉटन फार्मर, या फिर फार्मर की नीड्स और प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है उसके साथ डील करने के लिए हम एक्सटेंशन एक्टिविटी करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ्लेक्सिबल है, मतलब हम जो कंटेंट है अपने एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, वो चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होगी नॉन फॉर्मल में। फिर आता है लाइफ इन्वायरमेंट और लर्नर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में देखेंगे तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जो हमने पढ़ा था कि
नॉन फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पर लर्नर ओरिएंटेड है। मतलब लर्नर की नीड हम समझेंगे और उसके बेसिस पे उसको ट्रेनिंग या फिर नॉलेज हम देंगे। फिर आता है डाइवर्सिफाइड इन कंटेंट एंड मेथड, बहुत सारे अलग टाइप ऑफ मेथड्स हम यूज करेंगे टीचिंग के लिए, और कंटेंट भी अलग अलग होगा। मतलब कॉटन ग्रोवर्स में स्पेशलाइज्ड हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कॉटन में क्या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। फिर नॉन अथॉरिटेरियन होता है, मतलब लर्नर भी अगर चाहे तो कुछ नॉलेज उसके पास है तो वो भी ट्रेनर को बता सकता है, डिस्कशन होगा, इंटरएक्टिव होगा, नॉन अथॉरिटेरियन होगा, मतलब चेंज हम इसमें ला सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर में, कंटेंट में, ये सब कर सकते हैं। इट इज बिल्ड ऑन लर्नर पार्टिसिपेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन इम्प्रूव कैसे होगा, लर्नर जब पार्टिसिपेट करेगा तब। अदरवाइज सिर्फ अगर हम जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दैट इज नॉट वी कॉल अ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं, पर डिग्री डिप्लोमा ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे फार्मर को तो ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट्स की उतना कुछ जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो तो काम ही करता है अपने फार्म में, सो दैट। और इट एनहांसेस ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल पोटेंशियल भी ये इंक्रीज करता है। अब हम समझेंगे फॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन या एक्सटेंशन एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन एक्सटेंशन एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल एजुकेशन कन्फाइंड टू इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर होता है कंप्लीटली। फिर आता है फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर, फॉर्मल एजुकेशन सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करता है, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो भी फार्मर के लाइफ में आ रहे हैं उस पे फोकस है। फॉर्मल एजुकेशन में अथॉरिटी टीचर के पास होती है, यहाँ पर अथॉरिटी लर्नर्स यानी फार्मर्स के साथ भी होती है। फॉर्मल एजुकेशन में अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में पार्टिसिपेशन वॉलेंटरी है। मतलब हम किसी को भी फार्मर को आकर ऐसा कंपलसरी नहीं कर सकते कि भाई साहब तुम आओ और हमारी ट्रेनिंग में बैठो ही, वैसा नहीं कर सकते। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि इस दिन इस टाइम इस लोकेशन पे ये ट्रेनिंग होने वाली है, तो कॉटन फार्मर्स आए। तो जो लोग आए उन्हीं के साथ हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो वॉलेंटरी होगा, कंपलसरी नहीं होगा। फिर आएगा टेक्निकल इज वर्टिकल, टॉप डाउन, टीचिंग इज वर्टिकल, सॉरी, टीचिंग टीचर लर्नर को पढ़ाएगा, सो ये वर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल है, इंटरएक्टिव है, फार्मर से भी टीचर लर्न करेगा और टीचर भी फार्मर को सिखाएगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर होगी। फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स्ड करिकुलम है, जो पढ़ाने वाला है उसको कुछ सिलेबस दिया होगा वही पढ़ाना है उसको, बस उसके आगे नहीं जा सकते या फिर मोस्टली नहीं जाते। एक्सटेंशन एजुकेशन में फिक्स्ड करिकुलम है, लेकिन लर्नर इन्फ्लुएंस्ड है कि लर्नर को जो सीखना है या लर्नर से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे कंटेंट में क्या ऐड कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है करिकुलम, तो चेंज कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में होमोजेनियस लर्नर्स है विद कॉमन गोल्स। फॉर एग्जाम्पल बीएससी एग्रीकल्चर में वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री चाहिए या एग्रीकल्चर सीखना है, ये कॉमन गोल्स है उनके, डिग्री चाहिए ये उनका कॉमन गोल्स है इंस्टीट्यूशन में। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो हेट्रोजीनियस लर्नर्स है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी राइस ग्रोवर को, ऑरेंज ग्रोवर को कॉटन अपने फील्ड में लगाना है, तो उसके लिए भी वो आ सकता है ट्रेनिंग लेने, या फिर कॉटन ग्रोवर भी आ सकता है ट्रेनिंग लेने। सो डाइवर्स गोल्स है, सबके डाइवर्स गोल्स है, किसी को इनकम बढ़ाना है, किसी को प्रोडक्शन बढ़ाना है, किसी को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और अलग अलग टाइप्स के लर्नर्स आते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स में। फिर आता है रिजिड स्ट्रक्चर है फॉर्मल एजुकेशन में, मतलब चेंज नहीं करेंगे, ना कंटेंट चेंज करेंगे, ना टीचिंग मेथड चेंज करेंगे, इंस्टीट्यूशन में ही होगा, बाहर नहीं होगा, ये सारा रिजिड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ लर्नर्स, ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स जब आ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में लर्नर्स की नीड है, वो हो गया फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, मतलब चेंज हम कर सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन फिर है थियोरेटिकल है ज़्यादातर, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रैक्टिकल है ज़्यादातर, फील्ड पे होगा। फॉर्मल एजुकेशन डिग्री और डिप्लोमा देता है, यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा हमें नहीं मिलता। लिमिटेड चॉइस फॉर लर्नर्स, लर्नर की चॉइसेस बहुत कम होती है फॉर्मल एजुकेशन में। एक्सटेंशन एजुकेशन में फ्रीडम होता है लर्नर्स को चूज करने के लिए, उन्हें क्या सीखना है वो जाकर सीख सकते हैं। जैसे एपिकल्चर किसी को सीखना है, किसी को केस ऑफ फार्मिंग सीखना है, वो सीख सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन कहा नॉलेज फ्लो होती है टीचर से स्टूडेंट तक, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन में हम सीखते हैं लोकल कम्युनिटीज लीडर्स से, फार्मर्स से हम भी सीखते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। अब हम समझेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। तो एक्सटेंशन वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड, दो वर्ड से, जो है एक्स जिसका मतलब होता है आउट, और टेंसियो जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेचिंग। सो स्ट्रेचिंग आउट मीनिंग है एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन
ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में 1866 में, और टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन सबसे पहले यूज किया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन 1983 में। तो एक्सटेंशन कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंग्लैंड में वर्ड, और 1866 में हुआ था। एक्सटेंशन एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो भी 1983 में हुआ था। तो एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? एक्सटेंशन है वो टाइप ऑफ एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो स्ट्रेच आउट है रूरल एरियाज में लोगों तक, beyond the limits of educational institutions, which are formal type of education which is normally confined to। तो क्या करते हैं एक्सटेंशन में? हम नॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही नॉलेज दिया जाएगा, लेकिन हम इससे भी बाहर जाकर रूरल एरियाज में पीपल को समझकर उनकी क्या नीड्स है वो समझकर उसके बेसिस पर एजुकेशन हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं उनके रूरल एरियाज में, ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसे एक्सटेंशन कहा जा सकता है। या केल्सी या हर्ने ने एजुकेशन एक्सटेंशन की इनकी डेफिनेशन क्या दी है? एक्सटेंशन इज आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच अडल्ट्स एंड यंग लर्न बाय डूइंग। तो एक्सटेंशन वो आउट ऑफ स्कूल टाइप ऑफ एजुकेशन है जिसमें अडल्ट और यंग पीपल सीखते हैं काम करने से, प्रैक्टिकली चीजें करने से सीखते हैं। वो हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि एंड टुवर्ड्स विच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, मतलब जो हमारा गोल है अचीव करने के लिए, क्या अचीव करना है हमें, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। कि जो हमें आगे जाकर अचीव करना है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो क्या है ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशन के? सिंपल है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल रेज करना है। मतलब रूरल पीपल में जो लोग रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, रूरल पीपल रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको इंक्रीज करना है। उसके साथ हमें उन्हें ये भी हेल्प करना है कि उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, पानी, सॉइल, ट्रीज, लैंड, इनका राइट वे में यूज कर सके। ये हो गया प्राइमरी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में उनको ऑल्सो हेल्प करना है टू प्रोवाइड मिनिमम हेल्थ रिक्रिएशनल एजुकेशनल फैसिलिटीज, ताकि उनकी लाइफ इम्प्रूव हो सके विलेज में रहने के लिए। तो हेल्थ रिक्रिएशनल मतलब खेलने कूदने की चीज़ें, ड्राइंग, म्यूजिक, एजुकेशनल फैसिलिटीज, उनको एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड कर सके, ये सारी चीज़ें एक्सटेंशन का एक ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है नेट इनकम बढ़ाना फार्मर की, मोर प्रोडक्शन और मोर प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम प्रोवाइड करके देना, ये एक्सटेंशन का काम है। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, फिर डेवलपिंग रूरल लीडरशिप, साथ ही फार्मर्स और रूरल पीपल में सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब मैं खुद का काम मैं खुद कर सकता हूँ और मैं खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ अपने फार्म में। तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंस, और जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहे हैं फार्मर को, तो मैं खुद उसे सॉल्व करने के सक्षम बनाना एक्सटेंशन एजुकेशन का काम है। फिर प्रोवाइड एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज रूरल एरिया में प्रोवाइड करना, और टू ट्रेन रूरल यूथ फॉर डेवलपमेंटल वर्क। तो रूरल यूथ को डेवलपमेंटल वर्क के लिए रूरल एरियाज में भी डेवलप करना, वो भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। और फार्मर को हेल्प करना प्रोसेसिंग और मार्केटिंग हिज प्रोडक्ट्स, मतलब फार्मर के प्रोडक्ट्स, उसको प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और उसको मार्केट अच्छी तरीके से किया जा सकता है ताकि फार्मर को अच्छी इनकम मिले, ये सब उसे समझाना, उसे नॉलेज देना, उसे तैयार करना, ट्रेन करना, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव्स है एक्सटेंशन एजुकेशन की। अब प्रिंसिपल्स क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन के? एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो अब हमें समझना है। तो फंडा प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ्स और रूल्स ऑफ एक्शन, कि कैसा हमें काम करना है उसी तरीके से हमको काम करना है, वो हो गया प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन के? बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, मतलब एक्सटेंशन वर्क लोगों के जिनके साथ हम काम करने वाले हैं उनके नीड्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम कॉटन ग्रोवर्स को जाके हम ये बताना चाहते हैं कि तुम ऑरेंज ग्रो करो, ऑरेंज में ये डिसीज है वो है, वो समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। उनका नीड्स क्या है कि कॉटन में क्या डिसीज है, कॉटन में क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करो। अगर उसका नॉलेज हम लेकर जाते हैं उनके नीड्स एंड इंटरेस्ट पे, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आता है ग्रास रूट प्रिंसिपल। तो अगर आप देखें
मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? फैमिली है। तो हमें फैमिली लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, राइट? और अगर सोसाइटी का बेसिक यूनिट अगर फैमिली है, तो एग्रीकल्चर में फैमिली के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इन्वॉल्व है। तो हमें कहाँ पे काम करना है? फैमिली लेवल पे उनके प्रॉब्लम समझने हैं, और उसके बेसिस पे फिर हमें एक्सटेंशन एजुकेशन उनको देना है, ट्रेनिंग उनको देना है, और लोकल सिचुएशंस पे फोकस करके उनको पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकल सिचुएशन क्या है, लोकल प्रॉब्लम क्या है। उसके बेसिस पे हमें एडवांस कंसेप्ट उनको समझाने पड़ेंगे। जैसे अगर फार्मर ने फॉर्मल पढ़ाई लिखाई नहीं की है, वो फोर्थ फेल है, टेंथ फेल है, तो उसे हम डायरेक्ट अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या GATT मतलब जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की नॉलेज देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है उन्हें, क्योंकि उनको उनका लोकल सिचुएशन अगर हम समझे तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं की होंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें समझेंगे तो क्या समझेगा? तो उन्हें उनकी नीड्स और उनका लेवल समझ के उसके बेसिस पे हमें उन्हें समझाना पड़ेगा उनकी खुद की लैंग्वेज में। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। तो एक्सटेंशन मेथड्स सूट करने चाहिए उनका लोकल कल्चर, उनके लोकल हैबिट्स, वैल्यूज, फूड प्रैक्टिसेस क्या है। मतलब वन प्रोग्राम हर रीजन में एक्ट नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक रीजन का कुछ स्पेसिफिक कल्चर होगा, उसके बेसिस पर ही हमको एक्सटेंशन मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को जाके मशरूम रेसिपी या मशरूम कैसे ग्रो करते हैं ये फार्मर को सिखाएंगे, और फार्मर वो खाता ही नहीं है या वहां पर मार्केट ही नहीं है, तो उस मशरूम रेसिपी या मशरूम डेमोन्स्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। साथ ही इंडिया में अगर आप देखेंगे पिगरी, पिगरी मतलब रेजिंग पिग फॉर मीट एंड मीट के लिए यूज करना पिगरी को, पिग्स को, तो वो तो इंडिया में चलेगा नहीं, क्योंकि कल्चर ऐसा नहीं है कि पिगरी को एक्सेप्ट करे, क्योंकि मीट खाने वाले लोग पिग का है ही नहीं, ज्यादातर मतलब है ही नहीं, बहुत कम है, बिल्कुल कम। लेकिन अगर पिगरी आप अमेरिका के कल्चर में जाकर सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे, क्योंकि वहां पिग लोग पोक खाते भी है। मतलब पिग के मीट को कहते हैं पॉक। तो पॉक इंडिया में बहुत कम खाते हैं, और अगर अमेरिका में जाएंगे तो बहुत लोग खाते हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। लोकली भी कल्चर डिफरेंस बहुत है, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज। तो होता यह है कि कंटिन्यूअसली कल्चर चेंज होते रहता है, तो एक्सटेंशन वर्कर को यह समझना पड़ेगा कि सिचुएशन चेंज होगी, और उस सिचुएशन चेंजिंग को समझकर उसके बेसिस पे हमें इनोवेशन टेक्नोलॉजी फार्मर को उस बेसिस पे देनी पड़ेगी, जैसे कि कल्चर चेंज हो रहा है उसको समझकर हमें देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन एक्सटेंशन प्रोग्राम या एक्सटेंशन एजुकेशन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर फार्मर इन्वॉल्व नहीं है एक्सटेंशन प्रैक्टिस में एग्रीकल्चर के, तो उस एक्सटेंशन एजुकेशन का या फिर प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं हुआ, है ना? तो हमें रूरल पीपल जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनका कॉपरेशन चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन चाहिए, अदरवाइज एक्सटेंशन एजुकेशन फेल हो जाएगा। बाकी के प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग। मतलब फार्मर ने एक्चुअली चीजें करके देखनी चाहिए, उनको ऐसे मेथड्स के साथ सिखाना चाहिए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने चाहिए। मतलब लाइव लोगों के साथ जाके एक्चुअल जो काम हम उन्हें सिखाने वाले वो उन खुद के करके देखना चाहिए फार्मर ने। ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्सटेंशन वर्कर को, तभी वो जाके समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंगो की सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का हम उनको डेमो करने के लिए दे, वो खुद ग्राफ्टिंग करके देखे, तो ज्यादा समझ में आएगा रेदर देन सिर्फ हम अगर उन्हें लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग एक प्रिंसिपल है एक्सटेंशन का। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो सिर्फ एक सिंगल मेथड हर सिचुएशन में काम नहीं आएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल टूल्स हम रूरल एरियाज में जैसे प्रोजेक्टर, स्क्रीन, ये सब लेके जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ पर हम पोस्टर्स या चार्ट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी रूरल एरियाज में बहुत कम होगी, राइट? तो हम अगर प्रोजेक्टर और वो स्क्रीन अगर लेकर भी गए, फिर भी अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही तो डिफिकल्ट होगा, तो पोस्टर एंड चार्ट हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लोकल लीडर्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं नए आइडियाज और नए इनोवेशंस को
एडप्ट करने के लिए विलेज में। तो अगर हमें पता है लोकल लीडर्स कौन है और उनके थ्रू हम लोगों को अप्रोच करते हैं, तो लोकल लीडर में लोगों का कॉन्फिडेंस होगा, तो इसकी वजह से एक्सेप्टेंस ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोकल लीडर भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है होल फैमिली प्रिंसिपल। तो फैमिली इज यूनिट ऑफ सोसाइटी, हमने अभी पढ़ा बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो ऑल मेंबर्स शुड बी इंक्लूडेड इन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और सोशल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। फिर आता है ट्रेंड स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल। मतलब फार्मर्स को किसने पढ़ाना चाहिए? स्पेशलिस्ट, जो एक्चुअल में साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जानते हैं। तो एक्सटेंशन वर्कर लिंक है रिसर्च और फार्मर्स की मदद। मतलब जेनेटिक्स में जो रिसर्च कर रहा है, एग्रोनॉमी में जो रिसर्च कर रहा है, उसके और फार्मर के बीच में लिंक कौन है? एक्सटेंशन वर्कर। तो एक्सटेंशन वर्कर को सारा नॉलेज होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, साथ ही उसके साथ स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, एग्रोनॉमिस्ट, ये सारी चीजें जो पढ़ा रहे हैं फार्मर्स को। अदरवाइज क्या होगा? फार्मर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं होगा, यहाँ से फिर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जो लोग ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए विथ रिजल्ट। रिजल्ट उनका सेटिस्फाइड होना चाहिए एडॉप्शन कंटिन्यू करने के लिए, अदरवाइज वो फिर एडॉप्शन रोक देंगे, फिर टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी। इसकी वजह से हमेशा उनको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आफ्टर यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, अदरवाइज दे विल नॉट कंटिन्यू यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे विल स्टॉप यूजिंग इट। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। मतलब जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, उसको इवेल्युएट करना, मॉनिटरिंग करना, ताकि हम कितना रिजल्ट ला पा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव कितने अचीव हो पा रहे हैं, ये समझ पाए, और उसके बेसिस पे फिर आगे की एक्सटेंशन एक्टिविटीज को इम्प्रूव कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हम कैसा करें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड डेमोक्रेसी। मतलब कि एक्सटेंशन कनेक्ट किसको करता है? फार्मर्स को और साइंटिस्ट को। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब फार्मर से हम क्या सीख रहे हैं और साइंटिस्ट से क्या सीख रहे हैं, ये दोनों को कन्वे करके टू वे कम्युनिकेशन में एक बेटर वे में हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कैसे करें और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो फार्मर्स और साइंटिस्ट दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए। फिर आता है एक्सटेंशनल एजुकेशनल प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस किस स्टेप से जाती है? सबसे पहले ब्रीफ में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन क्या है उसे समझना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन जो हमने डाटा कलेक्ट किया कि ये प्रॉब्लम्स है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स है और इनको हमको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन ये है कि कॉटन में ऐसा समझो कि कॉटन में प्रोडक्टिविटी बहुत कम आ रही है, ये प्रॉब्लम है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कॉटन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो बताएंगे हमको कि ये यूज करो, ये वेराइटी यूज करो, इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? ये जो नॉलेज हमने लिया वो नॉलेज हम फार्मर्स को देंगे, टीच करेंगे उन्हें और उनको बोलेंगे कि ऐसा तुम काम करो। फिर यहाँ पे क्या होगा? लोग अडेप्ट कर रहे हैं या नहीं, इवोल्यूशन होगा कि जो हमने ट्रेनिंग दी तो फार्मर्स ने वो वेराइटी अडॉप्ट किया या नहीं किया, तो क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, वो समझेंगे। और अगर फिर उसके बाद में रिकंसिडरेशन होगा, अगर इवेल्युएशन नेगेटिव आया कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी, और अगर बढ़ी तो क्यों बढ़ी, तो ये सारा समझ के रिकंसिडरेशन होना, उसके बाद में फिर से हम सिचुएशन समझेंगे और ये प्रोसेस चलती ही रहेगी कंटिन्यूअसली। तो ये हो गई एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस। तो एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस क्या है? एनालिसिस ऑफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सिचुएशन। तो सिचुएशन हमें समझनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। किस बारे में? पीपल के बारे में, कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी नीड्स क्या है, कस्टम्स क्या है, उस कल्चर के हैबिट्स क्या है लोगों की, ये हमें समझना पड़ेगा। इसके डाटा हमारे पास होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए। उसके बाद में फिजिकल सिचुएशन क्या है,
सॉइल कैसा है, साइज ऑफ फार्म क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम लोग क्या यूज कर रहे हैं, उनकी हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कम्युनिटी सर्विस वहाँ पर है या नहीं, कम्युनिकेशन कैसा है उनका स्टाइल, ये सब हमें समझना है। उसके बाद में वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। क्योंकि होता ये है कि प्रॉब्लम कभी कभी लोकल होती है। मतलब समझो, इंडिया के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में लोकल प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स सुसाइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स नेशनली या इंटरनेशनल दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट या दूसरे किसी कंट्री में भी हो सकता है। तो अगर इंटरनेशनली किसी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो वो सॉल्यूशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं लोकली। अगर लोकल सिचुएशन सेम है इंटरनेशनली और लोकली, तो वो या फिर उसके जैसा कुछ प्रोग्राम हम लोकली डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है उसके बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आए, जो सिचुएशन, जो डाटा हमारे पास है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करने की ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए और उसके लिए सॉल्यूशंस कैसा हम निकालें। तो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ लिए कि क्या हमें करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या एक्सप्रेस करने चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस और सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स क्या होंगे। मतलब लोगों में बिहेवियर क्या चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, कॉटन में प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। तो बिहेवियर चेंज क्या होगा कि हमने उनको अगर वैरायटी दी, तो उन्होंने अगर ली, वैरायटी यूज की अपने फार्म में, तो वो हो गया बिहेवियरल चेंज। वैरायटी देने के बाद में इम्पैक्ट क्या आया, इम्पैक्ट मतलब उनका इनकम बढ़ा या नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं, ये हो गया उनका इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफर्ड, जो सॉल्यूशन हमने दिए वो फार्मर को सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, टेक्नोलॉजी वो एडप्ट नहीं करेंगे। फिर आता है टीचिंग। तो जो हमने प्रॉब्लम्स देखे, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए और जो सॉल्यूशंस निकाले, वो सॉल्यूशंस हमको टीच करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है वो दिखाना पड़ेगा, जो सॉल्यूशन है वो दिखाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या आएगा, हमको चूज करना पड़ेगा कंटेंट क्या है, उनके इंटरेस्ट और नीड और प्रॉब्लम के बेसिस पे कंटेंट डिसाइड होगा कि उनको क्या पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है, ये उनके कल्चर के हिसाब से होगा। फिर क्या होगा, लर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेगी। जैसे ये एक्सटेंशन वर्कर इस ग्राम सभा में फार्मर्स को साथ में बिठाकर सिखा रहा है, चार्ट्स के थ्रू और पोस्टर्स के थ्रू, तो ये हो गया लर्निंग सिचुएशन इसने क्रिएट की। लर्निंग सिचुएशन के लिए क्या चाहिए, हम कंटेंट चाहिए जो पढ़ाना है, पढ़ाने वाला चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर लोग बैठ सके, और लोग चाहिए। तो ये हो गया क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन। फिर आता है एजुकेशनल प्रोसेस में फोर्थ स्टेप, इवेल्युएशन। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो हमने टेक्नोलॉजी दी है फार्मर को, वो यूज हो रही है या नहीं, एक इनफॉर्मल सिंपल वे में हम समझेंगे कि फार्मर ने ये वेराइटी यूज की तो ये उसके लिए काम हुआ या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं, ये हमें समझना होगा। फिर अगर इवोल्यूशन के बेसिस पे प्रोडक्टिविटी कम आई या प्रोडक्टिविटी ज्यादा आई, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे की जो टीचिंग प्रोसेस है, आगे का जो एक्सटेंशन वर्क है वो हम समझेंगे, रिकंसिडर करेंगे कि जो हमने काम किया वो सच में एक्चुअल में अच्छा काम हुआ या नहीं। अगर अच्छा काम नहीं हुआ तो एक्चुअल में अभी क्या प्रॉब्लम आई, फार्मर ने अडप्ट क्यों नहीं किया, अडप्ट किया तो उसने क्या प्रॉब्लम किया, जो प्रैक्टिसेस हमने बताए थे कि इतना फर्टिलाइजर देना, इतना पानी देना, वो उसने यूज किया या नहीं, वो सारा समझ के उसके बाद में वो वेराइटी कितनी यूजफुल है वो समझेंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूसली एक के बाद एक चलती रहती है। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग समझने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझने पड़ेगी जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, प्लान लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज या इवेंट्स जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करने पड़ते हैं, वो हो गया प्रोग्राम। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या करना है और कैसे करना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये डिसाइडिंग के प्रोसेस को कि क्या करना है, कैसे करना है, बाय स्टडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट, उसे अचीव करने के लिए, फ्यूचर गोल करने अचीव करने के लिए हम कहते हैं प्लानिंग। फिर आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, अ स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क और प्रोसीजर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्क या फिर प्रोसीजर क्या है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन प्रोग्राम में होता है स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशंस फॉर पीपल्स डेवलपमेंट। तो लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक स्टेटमेंट, जिसे हम एक्सटेंशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन आता है, प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स और सॉल्यूशन आता है। फिर आया प्रोग्राम प्लानिंग।
प्रोग्राम प्लानिंग में क्या क्या होता है? कंटिन्यूस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग सिचुएशनल एनालिसिस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटी सेटिंग, कोऑपरेटिव एक्शन फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें प्रोग्राम प्लानिंग में आती है। फिर आता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो है एक कंडीशन जिसे चेंज करने की जरूरत है, वो हो गया प्रॉब्लम। फिर आता है सॉल्यूशन। तो अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं, उस एक्शन को कहते हैं सॉल्यूशन। मतलब कन्वर्टिंग अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन इनटू सेटिस्फैक्टरी कंडीशन by a course of action, and this course of action is called as solution. फिर आता है प्लान, अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। क्या हमें करना है एक्शन का, वो हम पहले ही डिटरमाइन कर देते हैं कि ऐसा हमें करना है। प्लान ऑफ वर्क, एन ऑर्गेनाइज आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज फॉर इफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्लान ऑफ वर्क क्या है? एक आउटलाइन है, ऑर्गेनाइज आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। फिर आता है कैलेंडर ऑफ वर्क, टाइम वाइज शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज अरेंज्ड इन सीक्वेंस। सो टाइम वाइज शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज जो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, उसे हम कहते हैं कैलेंडर ऑफ वर्क। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। बहुत सिंपल है, ऐसा डाटा आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल्स क्या है? एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड्स। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोग्राम किसके बेसिस पे होने चाहिए? हमारे पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, फार्मर के पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, और फ्यूचर नीड्स क्या है, उसके बेसिस पे एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग होगी। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये हमारे क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, उनको हमें मेजरेबल होने चाहिए, कि काउंट करते आना चाहिए कि एक्चुअल में हमें क्या अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और सिग्निफिकेंट होने चाहिए। उसके बाद में आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड फिक्स अ प्रायोरिटी ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टाइम। तो हमारे पास रिसोर्सेस और टाइम लिमिटेड है, उसके बेसिस पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में। तो कौन सा प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में अचीव करना चाहिए, ये होता है प्रायोरिटी देनी चाहिए बेस्ड ऑन रिसोर्सेस और टाइम कितना है हमारे पास। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड क्लियरली इंडिकेट द अवेबिलिटी ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं और कितना यूज कर सकते हैं, वो क्लियरली इंडिकेट होनी चाहिए एक्सटेंशन प्रोग्राम में। जैसे फंड कितने हैं, फैसिलिटीज कितनी है, फैक्ट्रीज है, लैंड कितना है, वेराइटीज का सीड्स कितना है, कितने सीड्स चाहिए, लोग कितने हैं काम करने के लिए, मजदूर है या नहीं, ये सारी चीजें एक एक्सटेंशन प्रोग्राम को पेपर से प्रैक्टिकल और रियलिस्टिकल और कितना वर्केबल है, ये डिसाइड होता है। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी हैव जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल्स। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, वेरियस लेवल पे अग्रीमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तो एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या कहता है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग यूनिवर्सिटीज है, अलग इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे चीज़ों ने साथ में काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में देखें, एग्रीकल्चर का एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग कहाँ पर होती है मेनली, उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन है आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंडर आता है सारे स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस आता है, मतलब यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे पास है पीडीकेवी, उसके बाद में एमपीकेवी, बीएसकेकेवी, वीएनएमकेवी, ये सारी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर आती है, आईसीआर के अंडर। तो आईसीआर जो कहेगा वो इन यूनिवर्सिटीज को करना पड़ेगा। उसके बाद आईसीआर के अंडर आता है सारे केवीकेज, फिर आता है उसके अंदर आत्मास, एटिक सेंटर्स और उसके सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग जगह पर है। तो ये हो गया आईसीआर का स्ट्रक्चर। और ये सारे एग्रीकल्चर में एजुकेशन, एक्सटेंशन, टीचिंग, ट्रेनिंग में काम करते हैं। इसी के साथ और आईसीएआर किसके अंडर काम करता है, कैबिनेट गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी की सरकार, उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, उसके अंडर आईसीआर का काम करता है। लेकिन अब ये होगा यूनियन गवर्नमेंट। अब आता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार। राज्य सरकार में महाराष्ट्र का एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। तो अगर एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और यूनियन गवर्नमेंट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ये कह रही है कि ज़्यादा यूज़ मत करो,
तो ये क्या हो गया, क्रॉस पाथ पे आ गया। तो साथ में काम करना है, तो इन सबको अपने प्रोग्राम्स इस तरीके से डेवलपमेंट करने चाहिए कि दोनों एक दूसरे को मदद करें अलग अलग लेवल पे, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो ये हो गया एक्सटेंशन प्रोग्राम अग्रीमेंट होने चाहिए अलग अलग लेवल पर। फिर आता है प्रोग्राम प्लानिंग में, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इवॉल्व पीपल एट लोकल लेवल। लोकल लेवल की नीड पे, लोकल लेवल के इंटरेस्ट पे, उसके बेसिस पे एक्सटेंशन प्रोग्राम डिसाइड होना चाहिए और इन्वॉल्व करना चाहिए लोकल पीपल को, अदरवाइज एक्सटेंशन प्रोग्राम काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। सारे रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर हमको काम करना पड़ेगा। एक्सटेंशन वर्क कैन नॉट बी कैरिड आउट आइसोलेशन। अकेला एक्सटेंशन वर्क नहीं कर सकता, लोगों को साथ में लेना पड़ेगा, सारे इंस्टीट्यूशन को, सारे रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर रोल क्लियरली डिफाइन करके एक्सटेंशन प्रोग्राम को हमको सक्सेसफुल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटीज को नेशनल लेवल पे भी काम करना है, स्टेट लेवल पर भी काम करना है, प्रोफेसर्स के साथ काम करना है, स्टूडेंट्स के साथ काम करना है, फार्मर्स के साथ करना है, स्टेट डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार, राज्य डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर का, उनके साथ भी काम करना है। तो सबको साथ लेके काम करना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, उनको रिसर्च भी करना पड़ेगा, उनको स्टेट डिपार्टमेंट्स को हेल्प भी करना पड़ेगा, तो सारे इंस्टीट्यूशन को साथ काम करना पड़ेगा। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। तो प्लान वर्क कब करना है, कैसे करना है, कितने रिसोर्सेज करने हैं, कितने लोग चाहिए, ये सारी चीजें डिफिनेट होनी चाहिए, कितने टाइम में करना है वो भी होना चाहिए। फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिकंसिडरेशन ऑफ प्रोग्राम। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम में इवैल्यूएशन होगा रिजल्ट का, उसके बेसिस पे हमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, काम अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसको समझ के फिर से कैसा रिकंसिडर करें हम प्रोग्राम को, कैसा और मॉडिफाई करें कि प्रोग्राम और अच्छी तरीके से डेवलप हो, ये समझना है। फिर आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स। तो सारे जो कम्युनिटी मेंबर है उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जिनके पास कम रिसोर्सेस है उनके पास थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेस, और जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा रिसोर्स है उनको जितना रिसोर्सेस चाहिए उतना देना, ज्यादा नहीं देना। ये हो गया इक्विटेबल। तो सबको जितने नीड है उसके बेसिस पे हमको बेनिफिट्स देने हैं। तो ये हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। अब आता है लास्ट स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। कौन से स्टेप से एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग? तो शुरुआत हम करेंगे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सिचुएशन क्या है ना। तो फैक्ट कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे लोकल पीपल से। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एनालिसिस सिचुएशन का, वो डाटा पे हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उस सिचुएशन के बेसिस पे एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें क्या आएगा, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए। जैसे ही हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स और गोल डिसाइड करने पड़ेंगे कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है और गोल्स है, इसको हमें अचीव करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे प्लान ऑफ वर्क होगा, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस होगी कि ऐसे ऐसे प्लान हमें करना है। फिर आएगा कि इसको फॉलो करना है, जो हमने प्लान ऑफ वर्क बनाया, जो कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस बनाया, ये ऑपरेशंस हमें करना है, ये प्लान हमें करना है, ये वर्क हमें करना है, उसको फॉलो करेंगे, जो हमने बनाया था उसको फॉलो करेंगे वैसा। उसके बाद में जो हम काम कर रहे हैं उसका इवेल्युएशन होगा, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है या नहीं, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। इस बेसिस पे इवेल्युएशन के फिर हम प्रोग्राम को रिकंसिडर करेंगे या फिर रिवीजन करेंगे। उसके बाद में फिर से कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कंटेनर फार्मिंग में हम केसर फार्मिंग को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। वैसे केसर फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर, लद्दाख उस साइड में होगा, लेकिन कंटेनर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, किसके जैसा, कश्मीर जैसा, हम केसर फार्मिंग को इंडिया के किसी भी सेक्टर में ला सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि फार्मर सबसे पहले केसर फार्मिंग करने के लिए तैयार है या नहीं। तो अगर तैयार है तो वहां पर हम कलेक्शन करेंगे फैक्ट्स का कि फार्मर कितने तैयार है। फिर कितने तैयार है तो फिर हम फार्मर को सिचुएशन बताएंगे कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है, तो आप करने के लिए तैयार है या नहीं। फिर उसके बाद में लोकल प्रॉब्लम्स आएंगे, जगह है या नहीं, रिसोर्सेस है या नहीं, पैसा है या नहीं, लेबर है या नहीं। उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा कि लोगों को तैयार करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि ऐसा करो, हम आपको केसर फार्मिंग देंगे, लेबर्स को ट्रेन करेंगे, ये सारी चीज़ें। इसके बेसिस पे हमको ऑब्जेक्टिव क्या डिसाइड होगा कि केसर फार्मिंग इंडिया में हर पार्ट में करके हमको प्रोडक्शन केसर का बढ़ाना है।
फार्मर की इनकम बढ़ानी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बेसिस पे जो भी काम हमको करना पड़ेगा, जैसे फार्मर को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा केसर फार्मिंग के दूसरे फार्मर्स के साथ, कंटेनर कैसे बनाए, टेम्परेचर मेंटेन कैसे, कश्मीर जैसा एनवायरनमेंट कैसे बनाए, ये सारा काम होगा। फिर उस काम को बताकर उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद में हमको वो यूज हुआ या नहीं, उसका मदद हुई या नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं, प्रोडक्शन हुआ या नहीं, कंटेनर काम करता है या नहीं, उसके बेसिस पे फिर से रिकंसिडरेशन होगा प्रोग्राम का, और फिर उसके बेसिस पे ये एक्सटेंशन की प्रोग्राम प्लानिंग हो गई। तो आज हमने क्या पढ़ा समरी? सबसे पहले हमने पढ़ा कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के टाइप्स क्या है वो हमने पढ़े। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा स्टेप्स इन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा। फिर पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, सॉरी, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा स्टेप्स इन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। फिर पढ़ा हमने कैसे एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बाद में स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये किसके बेसिस पे होना चाहिए? नीड फोकस्ड, फोकस्ड ऑन नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल कम्युनिटी का। और ये एक्सटेंशन प्रोग्राम कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूसली इवोल्यूशन होता रहेगा, और कंटिन्यू रिकंसिडर करके ये कंटिन्यूस प्रोसेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लर्निंग बाय डूइंग, ज्यादातर लोगों को जब हम इन्वॉल्व करेंगे फार्मिंग में, मतलब उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा तो वो सीखेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर प्रोग्राम प्लानिंग की स्पेसिफिक टाइम और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो आज हमने ये सब पढ़ा। तो फिर मुझे लगता है वीडियो अच्छा हुआ होगा, और अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हम करना है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।